हेलो स्टूडेंट्स। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूं। सबसे पहले तो वाईसीसी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज से हम 9th स्टैंडर्ड के लिए ऑनलाइन कोचिंग लेने वाले हैं। मैं आपको पढ़ाने वाला हूं मैथमेटिक्स। ओके। मुझे मालूम है कि आप अभी अभी 8th स्टैंडर्ड से पास आउट होकर 9th स्टैंडर्ड में आए हैं, है ना? आपको डर भी लग रहा होगा कि 9th स्टैंडर्ड में पता है आपको कि 2 बुक्स होते हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। पता नहीं कैसे क्या है, समझेगा नहीं समझेगा, है ना? तो ठीक है, हम कोशिश करेंगे उसे अच्छे से अच्छा करने की, है कि नहीं? तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं 9th स्टैंडर्ड का सिलेबस। ओके। सबसे पहले मैं आपको मेरे बारे में बताता हूं। मेरा नाम है विलास टेम्भरे। मैं पिछले 22-23 साल से मैथमेटिक्स से सब्जेक्ट का ट्यूशन ले रहा हूं, 8th स्टैंडर्ड से 12th स्टैंडर्ड तक। पहले मैं 10th स्टैंडर्ड तक लेता था, है ना? और अभी मैं 8th से 12th तक ये ट्यूशन लेता हूं मैं। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम स्टार्ट करने के पहले मैं आपको जो टेक्स्ट बुक आपको रहने वाला है आपके सिलेबस में, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। देखिए आप स्क्रीन पर, ये देखिए, ये है पार्ट 1 का टेक्स्ट बुक। ओके। पार्ट 1 का टेक्स्ट बुक, जिसमें टोटल देखो आप इंडेक्स में कितने चैप्टर्स रहने वाले हैं? 7। 1 2 3 4 5 6 7। कौन कौन से चैप्टर्स एक बार देखो? सेट्स, रियल नंबर, पॉलिनोमियल, है ना, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स, फाइनेंशियल प्लानिंग, देन स्टैटिस्टिक, है ना? ये सारे लेसन हमें पूरे 1 साल में पढ़ना है पार्ट 1 के लिए, है ना? और पार्ट 2 के लिए देखो अभी आप, ये पार्ट 2 का टेक्स्ट बुक रहेगा आपके लिए, जिसमें टोटल कितने लेसन है? देखो 9 लेसन है। ये भी हमें पूरे 1 साल में पढ़ना है, मतलब वो 7 और ये 9, टोटल कितने हो गए? 16 लेसन हमें 9th स्टैंडर्ड में पढ़ना है। कौन कौन से लेसन है देख लो एक बार। बेसिक कंसेप्ट इन ज्योमेट्री, उसके बाद में पैरेलल लाइंस, ट्रायंगल्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल्स, क्वाड्रिलैटरल, सर्कल, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है। अब ये 2 टेक्स्ट बुक हो गए, तो डरने की कोई बात नहीं, है ना? ओके। हम आज से स्टार्ट करते हैं 9th स्टैंडर्ड का सिलेबस। ओके स्टूडेंट्स, हमारा पहला लेसन है सेट्स। देखो आप स्क्रीन पर, सेट्स, है ना? इसे हम स्टार्ट करने वाले हैं। ओके। मैं आपको कुछ इमेजेस बताता हूं। ओके। आपको ऑब्जर्व करना है और आपको बताना है वो इमेज किसका है ना? और हम उसे क्या बोल सकते हैं। देखिए, थोड़ा कंसेप्ट ऑफ सेट्स, मतलब सेट्स में, सेट्स का मतलब क्या होता है, ये हम समझने वाले हैं आने वाले 5 मिनट के अंदर। ठीक है। देखो, बताइए मुझे, ये जो आप इमेज देख रहे हो, ठीक है, ये किसका इमेज है बताइए मुझे? बटरफ्लाई। ओके, बिल्कुल सही है। ओके। दूसरा इमेज देखो, बुक्स, है ना? दूसरा इमेज किसका है? बुक्स। ओके। ये वाला इमेज देखो, मोबाइल्स, है ना? मोबाइल के अलावा कुछ और है क्या वहां पर? नहीं है, ओनली मोबाइल्स, है ना? उसके बाद में ये देखो, बताइए मुझे क्या है ये? गिटार्स, है ना? बहुत सारे गिटार्स है, एक ही नहीं है, बहुत सारे हैं। उसके बाद में ये देखो, गन्स, एक ही नहीं है, बहुत सारे अलग अलग टाइप के गन्स है, लेकिन गन्स ही, है ना? ये देखो, मनी, अलग अलग करेंसी दिया है, अलग अलग, है ना? उसके बाद में ये देखो, क्या है ये? स्टैंप्स, पोस्ट ऑफिस में मिलते हैं, है ना? जब हम कोई लेटर या फिर कोई कुरियर हम किसी को भेजते हैं समझो, तो वो स्टैंप लगाते हैं समझो, पोस्ट ऑफिस वाले, वो स्टैंप है ना? ये देखो, शूज, अलग अलग टाइप के शूज है, लेकिन ओनली शूज है ना? तो ये सब मैंने जो आपको इमेजेस बताया हो, ये आपने तो मुझे सही बताया। ठीक है। देखो, पहला इमेज ये वाला था बटरफ्लाई का, इसे हम बोलने वाले हैं
कलेक्शन ऑफ बटरफ्लाई। क्या बोलेंगे हम? कलेक्शन ऑफ बटरफ्लाई। मतलब यहां पर हम लिख सकते हैं कलेक्शन ऑफ बटरफ्लाई। ओके, बराबर है। ये इमेज होगा कलेक्शन ऑफ बटरफ्लाई, मतलब ये कलेक्शन है पूरा बटरफ्लाई का, एक ही नहीं है, बहुत सारे अलग अलग कलर के हैं। तो ये क्या हुआ? कलेक्शन हुआ। क्या हुआ? कलेक्शन, है ना। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट डायग्राम देखो आप और बताइए मुझे ये क्या बोल सकेंगे हम इसे? कलेक्शन ऑफ बुक्स। करेक्ट, कलेक्शन ऑफ बुक्स, एकदम सही, कलेक्शन ऑफ बुक्स, बिल्कुल सही, है ना। ओके, अब ये बताइए कलेक्शन ऑफ मोबाइल्स, है ना, बिल्कुल सही है, कलेक्शन ऑफ मोबाइल्स। ओके, देखो कितने सारे मोबाइल से, अलग अलग टाइप के मोबाइल से, ओनली मोबाइल से, मोबाइल के अलावा और दूसरी चीज उसमें ऐड नहीं है, मतलब ओनली मोबाइल से। तो ये हुआ कलेक्शन ऑफ मोबाइल्स, है ना। ओके, ये बताइए कलेक्शन ऑफ क्या होगा? गिटार्स, है ना, कलेक्शन ऑफ क्या होगा? ये गिटार्स। ओके, गिटार्स, ठीक है, कलेक्शन ऑफ गिटार्स। और देखो ये क्या बोल सकते हैं हम? कलेक्शन ऑफ गन्स, कलेक्शन ऑफ गन्स। ओके, ये होगा कलेक्शन ऑफ गन्स, ठीक है। और बताइए मुझे ये क्या होगा? कलेक्शन ऑफ मनी, बराबर है, कलेक्शन ऑफ मनी, हम इसे बोलेंगे कलेक्शन ऑफ मनी, है ना। और बताइए मुझे ये क्या होगा? कलेक्शन ऑफ स्टैम्प्स, कलेक्शन ऑफ स्टैम्प्स, है ना। ओके, बिल्कुल सही है। और ये लास्ट वाला बताइए ये क्या होगा? कलेक्शन ऑफ शूज, बराबर है, कलेक्शन ऑफ शूज। ओके, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बताया आपने। ये सारे कलेक्शंस थे, है ना। उसमें सिर्फ एक ही चीज थी, जैसे अब यहां पर देखो ओनली शूज है, ओनली शूज है, उसके अलावा कोई दूसरी चीज नहीं है, ओनली शूज है, लेकिन अलग अलग टाइप के शूज, तो इसे बोलेंगे कलेक्शन, एक जगह वो कलेक्ट हुए हैं, है ना। ओके, अब देखो सिर्फ आप इमेजिन करो, आप देखते रहो, मैं क्या बताने की कोशिश करता हूं। देखो जस्ट इमेजिन, अब आपको इमेजिन करना है, मैं आपको कुछ स्टेटमेंट बताता हूं। देखो ये पहला स्टेटमेंट यहां पर बताता हूं मैं आपको। द कलेक्शन ऑफ डेज इन अ वीक। ओके, अब देखो मुझे बताइए द कलेक्शन ऑफ डेज इन अ वीक, बता सकते हैं आप उस कलेक्शन में कौन कौन से डेज आएंगे? मतलब ये जो कलेक्शन है किसका कलेक्शन है? डेज का। और एक वीक में जो डेज आते हैं उसका कलेक्शन। मतलब हम यहां पर आंसर में क्या लिखेंगे? अभी आंसर में हम लिखेंगे संडे, बराबर है, ओके, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, बराबर है, देन थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, बराबर है। ये हुआ कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ डेज इन अ वीक। बिल्कुल सही बताया। जैसे आपको पता चला कि ये कलेक्शन डेज का है, तो आप सिर्फ डे का ही नाम बताया आप, है ना। ओके, इसमें डे ही लिखना पड़ेगा, दूसरा और कुछ नहीं लिखना पड़ेगा। ओके, सेकंड देखो अभी आप। ओके, द कलेक्शन ऑफ मंथ, ओके, इन अ ईयर। अब बताइए मुझे, बता सकते हैं आप? अगर मैंने आपको बोला कि मंथ का कलेक्शन बताइए मुझे कौन कौन से मंथ हो गए, तो आप बता सकते हो क्या होगा उसमें आंसर में? उसमें होगा जनवरी, बराबर है, फेब्रुआरी, देन मार्च,
ओके, अप्रैल, मई, जून, ओके, जुलाई, अगस्त, ओके, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ठीक है, और आएगा दिसंबर। बराबर है। तो ये सारे के सारे मंथ्स हो गए, क्योंकि ये कलेक्शन ऑफ मंथ था इसलिए, है ना। मतलब हमें डेफिनेट पता था कि कलेक्शन ऑफ मंथ में सिर्फ मंथ ही आने वाला, और पूरा क्लियर पता था, है ना। बराबर है। डेफिनेट पता था कि कलेक्शन ऑफ मंथ में सिर्फ मंथ ही हमें लिखना है, और क्लियर था। यहां पर भी देखो, कलेक्शन ऑफ डेज में आपको पता था कि यहां पर सिर्फ डे ही लिखना है, कोई कंफ्यूजन था ही नहीं, इसलिए आपने सिर्फ यहां पर डे लिखे, इसको कुछ मिक्स करने की कोशिश नहीं किया आपने, है ना। बराबर है। तो ये हुआ कलेक्शन, ये कलेक्शन ऑफ डेज हुआ, और ये हुआ कलेक्शन ऑफ मंथ। ओके, ठीक है, बिल्कुल सही है। ओके, अब मैं आपको जो एग्जांपल दूंगा वो ठीक से मुझे बताना। ओके, अब देखो मैं आपको क्या बताने की कोशिश करता हूं। देखो अगेन, जस्ट इमेजिन, फिर से आपको इमेजिन करना है। मैं पहला कलेक्शन बताता हूं, आपको ठीक से बताना है। ओके, द कलेक्शन ऑफ रीच पर्सन इन सेवाग्राम। बताइए, बता सकते हैं आप? कोशिश करो। द कलेक्शन ऑफ रीच पर्सन इन सेवाग्राम, मतलब सेवाग्राम में जो रीच पर्सन हो गए उनका कलेक्शन करना है, उनके नाम हमें लिखने हैं। बता पाओगे कौन होगा रीच पर्सन अपने सेवाग्राम में? नहीं बता पाओगे, है ना। किसी को लगता होगा वो रीच होगा, किसी को लगता कोई और रीच होगा, किसी को लगेगा कोई और रीच होगा। इसका मतलब कि माउथ टू माउथ कुछ अलग अलग आंसर्स होंगे। बराबर है। किसी को लगता होगा कोई और होगा, किसी को लगता होगा कोई और होगा, किसी को लगता होगा कुछ कोई और होगा पर्सन जो रीच होगा। मतलब ये माउथ टू माउथ अलग अलग आंसर हो गए, है ना। ओके, तो यहां पर हम बता नहीं सकेंगे कि रीच एक्चुअल कौन है, बिल्कुल नहीं बता। तो इसका मतलब कि इसका आंसर हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे, तो इसका आंसर हमें लिखना पड़ेगा नॉट डिफाइन। मतलब हम यहां पर डेफिनेट नहीं बता पा रहे, क्लियर नहीं बता रहे, है ना। क्लियर बता नहीं पा रहे कि रीच पर्सन कौन सा होगा। बराबर है। इसके पहले के कलेक्शन में क्या था? कलेक्शन ऑफ डेज, मतलब हम क्लियर बता सकते थे कलेक्शन ऑफ डेज में मंडे ही आएगा, संडे ही आएगा, ट्यूसडे आएगा, वेडनेसडे आएगा, है ना। वहां पर क्लियर था। कलेक्शन ऑफ मंथ में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, वहां पर क्लियर था। लेकिन यहां पर क्लियर नहीं कि रीच पर्सन मतलब कौन से होंगे, नहीं पता, है ना। तो इसका मतलब कि इस कलेक्शन को हम डिफाइन नहीं कर सकते, इस कलेक्शन को हम डिफाइन नहीं कर सकते। ओके, सेकंड देखो, द कलेक्शन ऑफ क्लेवर स्टूडेंट्स इन यूर क्लास। देखो ठीक से देखो क्या बताया मैंने, द कलेक्शन ऑफ क्लेवर स्टूडेंट इन यूर क्लास। आपके क्लास में जो क्लेवर स्टूडेंट होगा, ठीक है ना, उनके नाम हमें बताना। बता सकते हैं आप? नहीं, अब भी नहीं बता सकते आप। किसी को ज्यादा मार्क्स मिलते इसका मतलब वो क्लेवर नहीं होता, है ना। कि क्लास में क्लेवर स्टूडेंट कौन है ये बिल्कुल भी हम बता नहीं सकते, क्योंकि इसका आंसर जो रहेगा माउथ टू माउथ अलग अलग रहने वाला है। किसी को पूछा क्लेवर कौन है तो कोई और नाम बताएगा, दूसरे स्टूडेंट को पूछा कि क्लेवर कौन है यार,
तुम्हारे हिसाब से, तो वो कोई और नाम बताएगा, है ना। मतलब इसका मतलब कि अलग अलग नाम आएंगे। ओके, तो इसका मतलब कि इसका भी आंसर हम डिफाइन नहीं कर सकते, तो यहां पर लिखना पड़ेगा नॉट डिफाइन। मतलब ऐसे कलेक्शन हम डिफाइन नहीं कर सकते जो क्लियर ना हो, जो उसमें के डेफिनेट, उसमें के जो ऑब्जेक्ट है वो हम बता नहीं सकते, ऐसे कलेक्शन को हम क्या बोलेंगे, नॉट डिफाइन। ओके, समझ में आ रहा है आपके? मतलब कौन सा कलेक्शन डिफाइन कर सकते हैं और कौन सा कलेक्शन डिफाइन नहीं कर सकते, ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे, कलेक्शन होगा जिसके बारे में हम क्लियर नहीं होंगे, डेफिनेटली हमें पता नहीं होगा, ठीक है ना, तो ऐसे कलेक्शन को बोलेंगे हम नॉट डिफाइन। और इसके पहले के जो मैंने आपको कलेक्शन बताया था, कलेक्शन ऑफ डेज, हम उसमें क्लियर होते, जल्दी से बताते हैं कलेक्शन ऑफ डेज में कि मंडे संडे, है ना, बराबर है, इस तरह से। तो इसका मतलब कि ये होगा नॉट डिफाइंड, और इसके पहले के जो मैंने आपको कलेक्शन बताया था, कलेक्शन ऑफ डेज, कलेक्शन ऑफ मंथ, वो हो जाएगा डिफाइंड, क्योंकि वहां पर हम क्या थे, क्लियर थे, है ना, वहां पर हम क्लियर थे, समझो, और डेफिनेट हमें पता था, इसलिए। ओके, ठीक है। अभी तक हमने जो पढ़ा, इसमें सिर्फ दो ही बातें हमने पढ़ी है। कौन सी दो बातें? कि कौन से टाइप का कलेक्शन हम डिफाइन कर सकते, कौन से टाइप का कलेक्शन हम डिफाइन नहीं कर सकते, है ना। तो जहां जिस कलेक्शन में ऑब्जेक्ट्स हम क्लियर डेफिनेटली बता सकते, डिसाइड कर सकते, उसे बोलेंगे हम डिफाइन कर सकते हैं करके। और जिस कलेक्शन में ऑब्जेक्ट्स हम क्लियर नहीं कर सकते, डेफिनेटली बता नहीं सकते, तो उस कलेक्शन को क्या कहेंगे हम, नॉट डिफाइन। ओके, चलो, अब एक बात आपको ध्यान में रखना है, लिख कर देता हूं मैं, देखो, नोट। अभी जो मैंने आपको वर्ड बताया, कौन सा, कलेक्शन, कलेक्शन, है ना, ये कलेक्शन वर्ड इक्वेलेंट है, इक्वेलेंट है, किससे इक्वेलेंट है, ये इक्वेलेंट है सेट से। मतलब हम कलेक्शन को, इस वर्ड को कहां पर यूज करते हैं, इन इंग्लिश। ये जो सब्जेक्ट है हमारा इंग्लिश, इसमें हम यूज करते हैं कलेक्शन, है ना, करेक्ट। और यही वर्ड मैथ्स में अगर आपको यूज करना है, ठीक है, इन मैथ्स, तो आपको कौन सा यूज करना पड़ेगा, सेट। कलेक्शन को ही कहते हैं मैथमेटिक्स में सेट। ओके, रहेगा ध्यान में ये पूरा, ठीक है ना। जो अभी तक हम कलेक्शन 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 बोल रहे थे, तो कलेक्शन का ही मतलब मैथ्स में क्या होता है, सेट्स, और हमारे लेसन का नाम क्या है, सेट्स। तो ऐसे ही बहुत सारे कलेक्शंस का हमें इसमें स्टडी करना है इस लेसन में। ओके, चलो, अब हम लेने वाले हैं डेफिनेशन ऑफ सेट्स। ठीक है, अभी तक जो हमने कलेक्शन के बारे में सोचा था, उसी को दिमाग में रखकर हम डेफिनेशन समझने वाले हैं। देखो अभी क्या होगा, पढ़ते अभी, चलो, सेट्स, डेफिनेशन ऑफ सेट्स। अब इसका डेफिनेशन मैं बताता हूं। पहला पॉइंट ये ध्यान में रखना, ये पहला पॉइंट, डेफिनेशन बताता हूं इसमें मैं। इफ वी कैन डेफिनेटली and clearly decide the objects of a given collection, of a given collection, then that collection is called set.
इज कॉल्ड सेट। देखो, if we can definitely and clearly, okay, if we can definitely and clearly decide the object of a given collection। देखो क्या होता है इसका मतलब, कि अगर आपको कोई कलेक्शन दिया होगा, उस कलेक्शन के जो ऑब्जेक्ट्स है ना, वो अगर हम डेफिनेटली और क्लियरली अगर डिसाइड कर सकते होंगे। आ रहा समझ में आपके? अगर आपको कोई कलेक्शन दिया है, उस कलेक्शन के जो ऑब्जेक्ट्स है, वो ऑब्जेक्ट्स अगर हम डिसाइड कर सकते हैं डेफिनेटली और क्लियरली, तो इसका मतलब कि उस कलेक्शन को हम कहेंगे सेट, है ना? बराबर है। कोई भी अगर कलेक्शन दिया है और उस कलेक्शन में जो ऑब्जेक्ट्स होंगे वो अगर हम क्लियरली बता सकते हैं, क्लियरली, है ना, और डेफिनेटली बता सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं, तो इसका मतलब कि वो जो कलेक्शन हो जाएगा, उस कलेक्शन को हम बोलेंगे सेट्स। ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला कि कलेक्शन ऑफ डेज, तो आप डेफिनेटली बता सकते, क्लियरली बता सकते कि इसमें संडे ही आएगा, मंडे आएगा, है ना, ट्यूसडे आएगा, वेडनेसडे आएगा, सैटरडे आएगा, है ना, इस तरह से। तो इसका मतलब कि हम यहां पर उस ऑब्जेक्ट को क्लियरली बता सकते। तो इसका मतलब कि ये जो कलेक्शन होगा डेज का, इसे कहेंगे हम, क्या कहेंगे? सेट। और आपके समझ में, जो भी कलेक्शन होगा उसके जो ऑब्जेक्ट्स है, क्लियरली डेफिनेटली अगर हम डिसाइड कर सकते हैं, तो उस कलेक्शन को हम बोलने वाले हैं सेट। और जिस कलेक्शन के ऑब्जेक्ट्स हम क्लियरली और डेफिनेटली नहीं बता सकते, तो इज नॉट अ सेट। जैसे मैंने अभी आपको कौन सा एग्जांपल दिया था? देखो, मैंने एग्जांपल दिया था कलेक्शन ऑफ रीच पर्सन इन सेवाग्राम। ओके, तो आपने मुझे बताया था कि इसका आंसर कौन रीच पर्सन होगा, मतलब हम क्लियर नहीं थे, है ना, डेफिनेटली हम नहीं बता सकते कि वो रीच पर्सन कौन है सेवाग्राम, नहीं बता सकते, क्योंकि उसका आंसर माउथ टू माउथ अलग अलग आने वाला है। बराबर है। इसीलिए इसके जो ऑब्जेक्ट्स है वो हम क्लियरली नहीं बता सकते, तो इसका मतलब कि ऐसे कलेक्शन को हम सेट नहीं कह पाएंगे, मतलब इज नॉट सेट। आ रहा समझ में? अगर जहां पर हम डिफाइन नहीं कर सकते ऑब्जेक्ट्स को, तो उस कलेक्शन को हम बोलेंगे इज नॉट अ सेट। और जहां पर हम डिफाइन कर सकते हैं ऑब्जेक्ट्स को, तो इसका मतलब कि वो हो जाएगा इज अ सेट। ओके, ठीक है। दूसरा पॉइंट इसमें मैं आपको बताता हूं। देखिए, अब ये एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट, या फिर उसे मेंबर भी कहते हैं, मेंबर, एलिमेंट और मेंबर। अब जैसे कोई कलेक्शन होता है, देखो, कलेक्शन ऑफ डेज, बराबर है। अब कलेक्शन ऑफ डेज में क्या क्या आएगा? मंडे आएगा, ठीक है, ट्यूसडे आएगा, वेडनेसडे आएगा, है ना, सैटरडे आएगा, फ्राइडे आएगा, ठीक है। तो ये जो भी डेज है, इन सारे डेज को हम क्या बोल सकते हैं? एलिमेंट्स। मतलब कलेक्शन में ये जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ऑब्जेक्ट्स मतलब कौन सा? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, सैटरडे, फ्राइडे, संडे, जो भी डेज आएगा, जो भी ऑब्जेक्ट होगा उस कलेक्शन में, उस ऑब्जेक्ट को कहते हैं एलिमेंट, या फिर उसे क्या कहते हैं? मेंबर। ओके, आ रहा आपके समझ में? तो इसका एक छोटा सा डेफिनेशन क्या होगा? इंडिविजुअल ओके, इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट in the set is called element, okay, और member, है ना। जैसे हमारी फैमिली है, ओके, फैमिली का जो हर एक सदस्य है उसे हम बोलेंगे एलिमेंट या फिर मेंबर। ओके, इसमें तीसरा पॉइंट है सेट्स। जो भी सेट्स होते हैं, जो कलेक्शन होता है ना, इज अ सेट जो भी होता है, सेट्स आर डिनोटेड
बाय कैपिटल अल्फाबेट्स, ये आपको ध्यान में रखना। ठीक है, मतलब कोई भी कलेक्शन रहा, कोई भी सेट रहा, तो उसे डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से, है ना। मतलब जैसे कलेक्शन ऑफ डेज है तो हम क्या लिखेंगे, संडे, मंडे, है ना, ट्यूसडे, जो भी रहेंगे समझो, ठीक है। और इसे करली ब्रैकेट में लिखना पड़ता है और उससे आपको डिनोट करना पड़ेगा कैपिटल लेटर से। तो इसे एक नाम देना पड़ेगा, कैपिटल लेटर, कोई भी, ए हो गया, बी, सी, ऐसा कोई भी आप नाम दे सकते हो, ठीक है। ओके, और एक लास्ट पॉइंट है इसमें, द एलिमेंट्स। एलिमेंट्स मतलब कौन से, ऑब्जेक्ट्स। एलिमेंट्स मतलब कौन से, ऑब्जेक्ट। जो कलेक्शन जो होता है तो उसमें जो ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, उसे बोलेंगे एलिमेंट, है ना। तो एलिमेंट्स ऑफ सेट आर डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स या फिर अल्फाबेट। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है कि अगर ऑब्जेक्ट्स को अगर आपको डिनोट करना है तो आपको उसे स्मॉल लेटर, स्मॉल अल्फाबेट से आपको डिनोट करना पड़ेगा, और अगर किसी सेट्स को डिनोट करना है तो ओनली कैपिटल लेटर्स, है ना। ओके, तो ये सबका सब आपको नोट करना है आपके कॉपी में, ठीक है। ये सेट का डेफिनेशन हो गया, ये एलिमेंट का डेफिनेशन हो गया, एलिमेंट या फिर मेंबर। यहां पर लिखा है सेट्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल अल्फाबेट और एलिमेंट्स ऑफ सेट्स आर डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर या फिर अल्फाबेट सिंबल, ठीक है। ओके, अभी तक जो मैंने आपको समझाया आपके समझ में आ गया, क्या क्या बताया मैंने, याद कर सकते हैं आप थोड़ा सा उसे। कलेक्शन बताया मैंने आपको, कुछ इमेजेस बताई है ना, उसे हम कलेक्शन बोलेंगे। और फिर हमने कुछ इमेजिन भी किया था, कलेक्शन ऑफ डेट्स, मतलब हम डिफाइन कर सके, उसमें बता सके कि डेट्स कौन कौन से हो सकते हैं। उसके बाद में कलेक्शन ऑफ मंथ, उसमें हमने जनवरी, फरवरी, मार्च ऐसे मंथ लिखे थे। उसके बाद में फिर से हमने इमेजिन किया था, कौन सा इमेजिन किया था कि कलेक्शन ऑफ रीच पर्सन, कलेक्शन ऑफ रीच पर्सन। तो यहां पर हम डिफाइन नहीं कर पाए, है ना, बराबर है। क्यों, क्योंकि हम रीच पर्सन नहीं बता सकते कि कौन से है ना, इसलिए। ओके, और उसके बाद में कलेक्शन ऑफ क्लेवर स्टूडेंट इन यूर क्लास, ये भी हम नहीं बता सकते। तो इस टाइप के जो कलेक्शन हो गए जो हम नहीं बता सकते, उसमें के ऑब्जेक्ट्स, एलिमेंट्स, मेंबर्स नहीं बता सकते, क्लियरली नहीं बता सकते, डेफिनेटली नहीं बता सकते, डिसाइड नहीं कर सकते, तो ऐसे कलेक्शन को हम कहेंगे इज नॉट अ सेट, बराबर है। और जहां पर हम कलेक्शन के जो ऑब्जेक्ट्स है, एलिमेंट्स है, वो डिफाइन कर सकते हम क्लियरली एंड डेफिनेटली, तो वो कलेक्शन हो जाएगा इज अ सेट, ऐसा हमने डेफिनेशन में लिया। और जो सेट्स के एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, उसका डेफिनेशन क्या होगा, कलेक्शन के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जिन ऑब्जेक्ट्स के वजह से कलेक्शन बनता है, उन ऑब्जेक्ट्स को हम कहेंगे एलिमेंट्स या फिर मेंबर, है ना। और सेट्स को हम डिनोट कर सकते हैं कैपिटल अल्फाबेट से, और सेट्स के अंदर में जो एलिमेंट्स होते हैं या फिर मेंबर्स होते हैं उन्हें हम डिनोट करेंगे स्मॉल अल्फाबेट। ओके, ठीक है, यहां तक हमने पढ़ा है। और हमने एक और बात कौन सी पढ़ी है कि कलेक्शन वर्ड मतलब मैथमेटिक्स में सेट्स। ओके, ठीक है, अब हम कुछ कलेक्शन देखते हैं, ठीक है, कुछ सेट्स लिखते हैं। हमें पता चल गया, अभी क्या पता चल गया कि कलेक्शन मतलब सेट्स, कलेक्शन मतलब सेट्स। तो अब हम कलेक्शन नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे अभी, सेट्स ऑफ। कलेक्शन ऑफ की जगह हम क्या बोलेंगे अभी, सेट्स ऑफ, ठीक है। ओके, चलो हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं अभी। ये देखो, फर्स्ट एग्जांपल, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स। अब आपको पता है क्या नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं, सभी को पता है। नेचुरल नंबर्स जो हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये हो गए सारे के सारे नेचुरल नंबर्स।
और आपको याद रखना है कि नेचुरल नंबर्स ये डिनोट किया जाता है कैपिटल एन से, ठीक है ना। नेचुरल नंबर हमेशा कैपिटल एन से ही डिनोट किया जाता है, ठीक है। अब नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं बताइए मुझे, इसका कलेक्शन बताइए। इसका कलेक्शन होगा 1 2 3 4 5 6, बहुत सारे हैं, मतलब इनफाइनाइट है, ये हम लिख ही नहीं सकते यहां पर, तो यहां पर डॉट डॉट करके आपको लिखकर छोड़ देना। ये हो गया सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है, ओके। अब दूसरा एग्जांपल देखो, सेट ऑफ होल नंबर। पता है आपको होल नंबर्स कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है। होल नंबर को डिनोट किया जाता है कैपिटल डब्ल्यू से, ओके, ये कैपिटल डब्ल्यू। और होल नंबर कौन से होते हैं, जीरो से स्टार्ट होता है, यही नेचुरल नंबर होते हैं सबके सब, लेकिन इसके साथ में आपको जीरो भी लेना पड़ता है, मतलब 0 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, ये हो गए होल नंबर्स। होल नंबर में जीरो आता है, नेचुरल नंबर में जीरो नहीं आता, 1 से हमें लिखना पड़ता है आगे के नंबर्स, ओके। थर्ड देखो, और एक आधा सेट्स बताइए मुझे, जैसे इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स, पता है आपको सेट ऑफ इंटीजर्स कहां पर होते हैं इंटीजर्स, आपको नंबर लाइन पता है, ये देखो ऐसे नंबर लाइन होता है ना, नंबर लाइन के बीच में ये जीरो होता है, इसे ओरिजिन कहते हैं, ठीक है। और इस ओरिजिन के राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, 1 2 3 4, ऐसे बहुत सारे नंबर्स होते हैं राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में -1 -2 -3 -4, लेफ्ट साइड में भी बहुत सारे नंबर्स होते हैं। तो ये सारे हो गए इंटीजर्स। अगर आपको सिर्फ इंटीजर पूछा तो ये आपको बताने पड़ेंगे, ठीक है ना। ये जो देखो नंबर लाइन पर जो आपको दिख रहे नंबर्स, बीच में जीरो है, राइट साइड में पॉजिटिव नंबर, लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स, तो ये हो गए इंटीजर्स। इंटीजर्स यही हमें यहां पर लिखना। इंटीजर का जो सेट होता है इसे आई से डिनोट करना पड़ता है, ओके। कर्ली ब्रैकेट में हम लिखेंगे यहां पर, देखो यहां पर बीच में 0, राइट साइड में 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, लेफ्ट साइड में -1 -2 -3 -4 -5 और डॉट डॉट डॉट। ये हो गया सेट ऑफ इंटीजर्स। आपको अगर बोला सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सेट ऑफ निगेटिव इंटीजर्स -1 -2 -3 -4, ऐसे बहुत सारे, ठीक है, ओके, ठीक है। और आपके समझ में ये सब के सब क्या हुए, सेट्स, मतलब सारे के सारे एलिमेंट डेफिनेटली और क्लियरली हम डिसाइड कर सकते हैं ऐसे सेट्स में, इसलिए इसे हम बोल सकते हैं सेट्स, ओके। एक बात आपको ध्यान में रखना है जो मैं आपको बताता हूं नोट में, ठीक है। आपको रैशनल नंबर पता होगा, रैशनल नंबर डिनोटेड, रैशनल नंबर डिनोटेड बाय कैपिटल क्यू, ये आपको ध्यान में रखना। अगर आपको कभी रैशनल नंबर का अगर आपको सेट लिखना है तो उससे आप सेट को नाम क्या दोगे, कैपिटल क्यू, ओके। एंड रियल नंबर, रियल नंबर डिनोटेड बाय कैपिटल आर। ध्यान में रखना है कि अगर रियल नंबर का सेट आपको लिखना है तो उसे नाम देना पड़ेगा उस सेट को कैपिटल आर। जैसे देखो यहां पर हमने इंटीजर को नाम दिया आई, ठीक है, होल नंबर को नाम दिया डब्ल्यू और नेचुरल नंबर को नाम दिया एन, तो इसी तरह से रियल नंबर को आपको नाम देना पड़ेगा आर, कैपिटल आर, और रैशनल नंबर का सेट अगर लिखना रहा तो उसे नाम देना पड़ेगा आपको क्यू, ओके, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है आपको। ये जो मैं आपको लिखकर दे रहा हूं ये सब आपके कॉपी में इसे नोट कर लेना आप, ठीक है, ओके, ओके। नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है, इसी लेसन का देखिए क्या बताता हूं मैं आपको अभी। द साइन, ये देखो एक कुछ अलग टाइप का साइन है, ई के जैसा दिखता है ना, एंड ये देखो और यहां पर क्रॉस किया है, देखो
ये भी ई के जैसा दिखता है, ये भी ई के जैसा दिखता है ना। यहां पर ओनली ई के जैसा है, ई है, और यहां पर थोड़ा क्रॉस किया है उसके ऊपर। अब इसका मतलब क्या होता है, इसे हमें समझना है ठीक से। ओके, देखो अब इसका मतलब क्या होता है, एकदम सिंपल मैं आपको बताता हूं। देखिए ये जो साइन है पहला वाला, ओके, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, मतलब किसी से जुड़ना, है ना। जैसे हम बोलते हैं देखो कि एक आधे पर्सन को कि वो बिलोंग्स करता है नागपुर को, है ना। एक आधा पर्सन बिलोंग्स करता है नागपुर को, मतलब वो नागपुर का रहने वाला पर्सन है, नागपुर में रहता है, समझो, है ना। तो बिलोंग्स टू, अगर आपको बोलना है कि किसी सेट से कोई एलिमेंट जुड़ा हुआ है, किसी सेट्स में अगर कोई एलिमेंट है, तो आपको वहां पर लिखना है बिलोंग्स टू, मतलब ये वाला आपको सिंबल देना पड़ेगा, ठीक है। इसका दूसरा मतलब होता है इज एन एलिमेंट, ओके, इज एन एलिमेंट, मतलब जो भी एक ऑब्जेक्ट होगा उससे बोलेंगे कि उस सेट का वो एलिमेंट है, मतलब बिलोंग्स टू, ठीक है, ओके। और ये जो दूसरा सिंबल है, इसका मतलब होता है डज नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। मतलब कि एक आधा एलिमेंट किसी सेट में नहीं होगा, है ना। जैसे मैं अगर नागपुर में नहीं रहता, मैं कहां पर रहता हूं आपको पता है, मैं सेवाग्राम में रहता हूं, मैं नागपुर में नहीं रहता, तो इसका मतलब क्या है कि मैं नागपुर को बिलोंग्स नहीं करता, डज नॉट बिलोंग्स टू नागपुर, ठीक है ना, ओके। तो इसका मतलब, इसका दूसरा मतलब क्या होगा, इज नॉट एन एलिमेंट, और आपके समझ में इज नॉट एन एलिमेंट, वो एलिमेंट नहीं होगा अगर ये सिंबल है तो, ठीक है। ये ऐसा सिंबल है तो वो एलिमेंट नहीं होगा, अगर ऐसा सिंबल होगा तो एलिमेंट होगा, उस सेट का एलिमेंट होगा, ठीक है, ओके। अब जैसे देखो इसमें और मैं कुछ थोड़ा सा लिख कर देता हूं आपको, देखिए समझाने की कोशिश करता हूं। ऐसे दो पॉइंट्स है, इफ P is an element of set A, देखो अब इस स्टेटमेंट को, इफ P is an element of set A, है ना, ये जो P एलिमेंट है, ऑब्जेक्ट है, उस सेट A का एलिमेंट है, ठीक है। तो देन इसे कैसे हम लिख पाएंगे, इन दोनों में से कौन सा सिंबल दे पाएंगे, इज एन एलिमेंट मतलब बिलोंग्स टू, मतलब यहां पर लिखना पड़ेगा देन इट इज रिटन एज, ये P लिखना पड़ेगा आपको, और आपको ये सिंबल देना पड़ेगा बिलोंग्स टू, और किसको बिलोंग करता है, सेट ए को, तो यहां पर लिखना पड़ेगा सेट ए, ऐसे, इसका ये मतलब होता है, समझो, ठीक है। इज एन एलिमेंट मतलब बिलोंग्स टू, ठीक है। अब ऐसा ही दूसरा स्टेटमेंट देखो, इफ Q इज नॉट एन एलिमेंट, ठीक है, देखो नॉट वर्ड आ गया है, एलिमेंट ऑफ सेट B, समझ में आ रहा है आपके, Q इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट B, मतलब Q ये सेट B का एलिमेंट नहीं है, मतलब डज नॉट बिलोंग्स टू, है ना, मतलब इज नॉट एन एलिमेंट। तो यहां पर कैसे लिखेंगे, देन इट इज रिटन, ओके, एज, कैसे लिखेंगे, Q को लिखेंगे सबसे पहले, और फिर डज नॉट बिलोंग्स टू, मतलब उस सेट का वो एलिमेंट नहीं है, देखो नॉट वर्ड आ गया है, तो इसका मतलब कि ये डज नॉट बिलोंग्स टू का साइन, ठीक है, ये वाला एलिमेंट Q डज नॉट बिलोंग्स टू, और इसके बाद में सेट का नाम मतलब B, तो ऐसे लिखना पड़ता है, सुन, बहुत ही सिंपल है, इसे आप नोट करके रखिए आपके कॉपी में, और इसके ऊपर मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, आपके जल्दी से जल्दी दिमाग में आ जाएगा, समझ में आ जाएगा, समझो, ठीक है। अब देखो, अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं, ठीक से समझना इसे, इफ सेट ए दिया है जिसमें एलिमेंट्स है
2 4 6 8 10 12। ओके, ठीक है। और मैं यहां पर लिखता हूं, देखो 8, इसके बाद में एक बॉक्स, सेट ए का नाम लिखता हूं। मतलब इस बॉक्स में इन दोनों सिंबल में से एक सिंबल आपको लिखना है। ठीक है, ये पहला हो गया। सेकंड 12, उसके बाद में एक बॉक्स और सेट ए का नाम। ठीक है। थर्ड 5, फिर से बॉक्स, इसमें हमें दोनों में से एक सिंबल लिखना है, सेट ए। ओके। फोर्थ 2 और यहां पर सेट ए। फिफ्थ ओके, सेट ए। चलो अब आप मुझे बताइए कि कौन से बॉक्स में कौन सा सिंबल आएगा इन दोनों में से। बता सकते हैं आप मुझे अभी? देखो कैसे सोचेंगे। देखो ये आपके पास सेट दिया है, ओके, कलेक्शन मतलब सेट दिया है। ठीक है। 8 ये बिलोंग्स करता है सेट ए को या बिलोंग्स नहीं करता? तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस 8 को हमें देखना पड़ेगा कि सेट ए में है क्या। देखो 8 है क्या सेट ए में? ओके, ये देखो 8 है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एलिमेंट इस सेट में है, मतलब बिलोंग्स करता है। तो आपको यहां पर इन दोनों में से सिंबल कौन सा देना पड़ेगा? पहला वाला, बिलोंग्स टू। आ रहा समझ में? क्योंकि 8 ये एलिमेंट सेट ए को बिलोंग्स करता है, क्योंकि उसमें वो एलिमेंट है ना। ओके, सेकंड का आंसर देखो। अब ये 12 भी बिलोंग्स करता है क्या? देखो आप ठीक से, 12 है क्या उसमें? बिल्कुल है। ये देखो 12 है, तो इसका मतलब कि 12 भी बिलोंग्स करता है। तो बिलोंग्स टू के लिए यही सिंबल आपको देना है। आ रहा समझ में? देन 5 को देखो। अभी 5 है क्या इस सेट में? देखो कहीं तो भी नहीं है। देखो आप ठीक से, ये 5 इस सेट को बिलोंग्स नहीं करता, ये एलिमेंट नहीं है सेट ए का। तो इसका मतलब कि डज नॉट बिलोंग्स टू। तो कौन सा सिंबल देना पड़ेगा? दूसरा, डज नॉट बिलोंग्स टू। ओके, समझ में आ रहा आपके? ये वाला आंसर देखो। 2 देखो बिलोंग्स करता है क्या? 2 एलिमेंट है, ये देखो है, ये 2 यहां पर है, इसका मतलब कि बिलोंग्स टू, है ना, बिलोंग्स टू। 9 देखो, 9 बिलोंग्स करता है क्या? नहीं, 9 एलिमेंट नहीं है, मतलब डज नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है। 15 देखो, 15 है क्या इसमें एलिमेंट? नहीं है, मतलब डज नॉट बिलोंग्स टू। आ रहा समझ में? ऐसा क्वेश्चन आ सकता है 1 या 2 मार्क्स के लिए। ठीक है। तो ये सिंबल का मतलब समझ जाना। इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू और इसका मतलब होता है डज नॉट बिलोंग्स टू। अगर उस सेट में वो एलिमेंट होगा तो बिलोंग्स टू, और वो एलिमेंट अगर उस सेट में नहीं होगा तो डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है। ओके, इसे नोट कर लेना आप। ठीक है। अब हम लेने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट इस लेसन का। देखिए मेथड्स ऑफ राइटिंग सेट्स, मतलब जो सेट्स होते हैं उसे लिखने के कुछ तरीके होते हैं, मेथड्स होता है ना। और वो भी सिर्फ 2 ही मेथड होता है। देयर आर ओनली 2 मेथड्स, देयर आर ओनली 2 मेथड्स ऑफ राइटिंग सेट्स। सिर्फ 2 ही मेथड, पूरे इस लेसन में हमें सिर्फ 2 ही मेथड से सेट्स को लिखना। ठीक है। और वो कौन कौन से मेथड है? पहला मेथड है लिस्टिंग मेथड। कौन सा है? लिस्टिंग मेथड। मतलब जो भी एलिमेंट्स होते हैं उसका आपको लिस्ट करना पड़ता है, कॉमा देना पड़ता है कर्ली ब्रैकेट के अंदर में। ठीक है, लिस्टिंग मेथड। इसी को दूसरा नाम है रोस्टर मेथड। रोस्टर
मेथड या फिर रोस्टर फॉर्म। ठीक है, और दूसरा मेथड है रूल मेथड। रूल मेथड, इसे दूसरा एक फिर से एक नाम दिया है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, इसे नोट कीजिएगा आपके कॉपी में और ध्यान में रखना कि सिर्फ दो ही मेथड का स्टडी करना है हम सबको इस लेसन में। ठीक है, इसमें कभी कभी नहीं आता ही है, एक क्वेश्चन आता है। कैसे क्वेश्चन आता है देखो, आपको लिस्टिंग मेथड में क्वेश्चन दिया होता है, एक सेट दिया होता है लिस्टिंग मेथड में, उसे कन्वर्ट करना पड़ता है रूल मेथड, या फिर रूल मेथड में क्वेश्चन दिया होता है, सेट दिया होता है, उसे कन्वर्ट करना पड़ता है लिस्टिंग मेथड। ठीक है, तो ये दोनों मेथड को हमें समझना है ठीक से। हम इसे अभी इसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स लेंगे, एक सेम एग्जांपल लिस्टिंग मेथड में भी आंसर निकालेंगे और उसी एग्जांपल में से रूल मेथड में भी उसको हम लिखेंगे। समझो, मतलब सेम एग्जांपल हम दोनों मेथड में लिखने वाला है ताकि आपको जल्दी से जल्दी समझ में आए। ठीक है, चलो अब हम यहां पर कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। ओके, देखो सम एग्जांपल्स। ओके, देखो अब जैसे मैं पहला एग्जांपल लेता हूं, सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 5 लेस देन 30। आ गया समझ में? ये सेट कौन सा है? तो सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 5। मल्टीपल ऑफ 5 मतलब 5 के टेबल में, 5 के टेबल में आपको वो नंबर्स लिखने हैं जो 5 के टेबल में हो, लेकिन लेस देन 30 से कम। ओके, तो बहुत सिंपल है। देखो अब इसका आंसर हम दोनों मेथड में लिखेंगे, दोनों मेथड में। पहला लिखेंगे हम लिस्टिंग मेथड, लिस्टिंग मेथड। ओके, दूसरा लिखेंगे हम रूल मेथड, रूल मेथड। ठीक है, इसको ठीक से समझना। अभी लिस्टिंग मेथड में क्या करना पड़ता है? एक्चुअल एलिमेंट्स लिखने पड़ते हैं कि उस कलेक्शन में, उस सेट में जो एलिमेंट्स आ गए वो लिखने पड़ते हैं आपको। तो लिस्टिंग मेथड में हम लिस्ट करते, देखो इसे नाम देता हूं मैं a इज इक्वल टू करली ब्रैकेट में। अब बताइए मुझे मल्टीपल ऑफ 5 मतलब 5 के टेबल में कौन कौन से नंबर होते हैं जो 30 से कम हो गए 5 के टेबल में? 5 1 जा 5 बराबर है, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। ओके, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30। 30 नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि देखो लेस देन 30 बोला, तो ओनली 25 तक। ये हो गया लिस्टिंग मेथड। आ रहा समझ में आपके? लिस्टिंग मेथड में एक्चुअल आपको एलिमेंट्स लिखने पड़ते हैं, ये ध्यान में रखना। एक्चुअल एलिमेंट्स, उस कलेक्शन या फिर उस सेट्स के एलिमेंट्स लिखने पड़ते हैं, जो भी एलिमेंट्स उसमें आते होंगे वो एलिमेंट्स। ठीक है, और रूल मेथड में अब कैसे करेंगे? देखो रूल मेथड में कैसे लिखना पड़ता है। सेट को नाम देंगे हम a इज इक्वल टू, और करली ब्रैकेट में अब ये जो रूल मेथड में हम लिखेंगे, तो लिस्टिंग मेथड का एक भी एलिमेंट्स रूल मेथड में नहीं आता, एक भी एलिमेंट्स नहीं आता। ठीक है, मतलब 5 को भी नहीं लिखना पड़ता, 10 नहीं, 15 नहीं, 20 नहीं, 25। इसके जगह हमें लिखना पड़ता, इन सारे एलिमेंट्स के जगह लिखना पड़ता है x, एक दूसरा वेरिएबल लेना पड़ता है x। वो x 5 भी हो सकता है, वो x 10 भी हो सकता है, वो x 15 भी हो सकता है, x मतलब 20 भी हो सकता है, x मतलब 25 भी हो सकता है। ठीक है, तो हम लेंगे इन सारे एलिमेंट्स की जगह x। ये देखो ऐसे लिखना पड़ता है x। देखो रूल मेथड में हम कन्वर्ट कर रहे हैं x, और यहां पर लिखना पड़ता है एक वर्टिकल लाइन, इसे कहते हैं सच दैट का लाइन, सच दैट x सच दैट। ओके, अब ये जो x है, x मतलब क्या? 5 10 15 20 25। तो ये सारे के सारे नंबर्स यहां पर हमें डिस्क्राइब करना पड़ता है कि वो नंबर्स कौन से हैं, कौन से नंबर्स है? ये सारे के सारे नंबर्स है 5 के मल्टीपल में, लेकिन 30 से लेस। तो वही स्टेटमेंट आपको यहां पर लिखना पड़ेगा। देखो x इज, यहीं पर लिखा हुआ है, देखो x इज अ मल्टीपल ऑफ 5 लेस देन 30। बस करली ब्रैकेट क्लोज। इसे कहते हैं रूल मेथड। ठीक है, और इसको कहते हैं लिस्टिंग मेथड। ओके, ये ध्यान में रखना है। ये फर्स्ट एग्जांपल हो गया।
सेकंड एग्जांपल, ओके, देखो अभी सेट ऑफ vowels, set of vowels, okay, in English alphabet, ओके अब देखो मैंने आपको कौन सा कलेक्शन दिया है, कौन सा सेट दिया है, सेट ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है ना। इंग्लिश अल्फाबेट में वॉवेल्स मतलब जो हम मराठी में उसे बोलते हैं स्वर, है ना। तो वॉवेल्स मतलब इंग्लिश अल्फाबेट में कौन कौन से वॉवेल्स होते हैं वो आपको पता रहना जरूरी है। वही हम सारे के सारे वॉवेल्स कहां पर लिखेंगे, लिस्टिंग मेथड में, लिस्टिंग मेथड में, ओके। तो सबसे पहले इसका आंसर लिस्टिंग मेथड में हम लिखेंगे, देखो लिस्टिंग मेथड, ओके। बताइए अभी वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, कौन कौन से वॉवेल्स है पता है आपको, नाम देते पहले सेट को, बी इज इक्वल टू और करली ब्रैकेट में सारे के सारे वॉवेल्स, ए ई आई ओ यू, बस इतने ही वॉवेल्स है ना इंग्लिश अल्फाबेट में, और यहां पर करली ब्रैकेट क्लोज। मतलब लिस्टिंग मेथड में अगर कन्वर्ट करना रहा किसी सेट को तो एक्चुअल उसमें आपको एलिमेंट्स लिखने पड़ते हैं, एलिमेंट्स लिखने पड़ते हैं, ठीक है। अब इसी को हम क्या कन्वर्ट करेंगे, रूल मेथड में। देखो रूल मेथड क्या होता है, देखो रूल मेथड में बहुत सिंपल है, फिर से सेट को वही नाम देता हम, बी इज इक्वल टू करली ब्रैकेट में, ठीक है। अब ये जो एलिमेंट्स आए यहां पर, ये एलिमेंट्स नहीं लिखना है, हमें क्या करना है, इन सारे एलिमेंट्स की जगह हमें क्या लेना है, वेरिएबल एक्स वाई जेड कोई भी ले सकते हैं आप, ठीक है। मैं लेता हूं यहां पर एक्स, फिर से मतलब एक्स जो एलिमेंट होगा ये वॉवेल कौन सा हो सकता है, ए भी हो सकता है, ई हो सकता है, आई हो सकता है, ओ हो सकता है या यू हो सकता है, इनमें से कोई भी वॉवेल्स हो सकता है ये वाला एक्स, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहां पर लाइन देंगे वर्टिकल लाइन जिसे हम बोलेंगे सच दैट। अब इस एक्स को हम यहां पर थोड़ा डिस्क्राइब करेंगे कि एक्स मतलब ये सारे एलिमेंट्स कौन से हैं, ये कौन से एलिमेंट्स है, ये है वॉवेल्स। तो यहां पर हम लिखेंगे एक्स इज अ वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। और आपके समझ में इतना सिंपल तरीके से ये रूल मेथड होता है। एक्चुअल एलिमेंट्स रूल मेथड में नहीं लिखना पड़ता, एक्चुअल एलिमेंट्स किस में आता है, लिस्टिंग मेथड, है ना। ये दो एग्जांपल आप इसे नोट करके रख देना और ध्यान में रखना, लिस्टिंग मेथड और रूल मेथड, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आता है, लिस्टिंग मेथड में आपको एक सेट दिया होता है, आपको रूल मेथड में कन्वर्ट करना पड़ता है, या फिर रूल मेथड में दिया होता है तो आपको लिस्टिंग मेथड में उसे कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है, ओके। और दो एग्जांपल मैं लेता हूं, देखो ओके इसका थर्ड एग्जांपल, थर्ड देखो, सेट ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड डिवीजन, ओके आंसर में। अब इससे भी हमें क्या करना है, ये हुआ सेट। अब इस सेट को हमें कौन कौन से मेथड में लिखना है, लिस्टिंग मेथड में, ओके, और रूल मेथड में। तो क्या करेंगे, सबसे पहले लिस्टिंग मेथड में, लिस्टिंग मेथड मतलब वहां पर क्या करना है, हमें लिस्ट करना है, एक्चुअल एलिमेंट्स आपको लिखने हैं, ओके। मैं इसे नाम देता हूं सी इज इक्वल टू करली ब्रैकेट में। अब मुझे बताइए लेटर्स, इस वर्ड में कौन कौन से लेटर्स आए हैं, बता सकते मुझे आप। ये देखो डी आया है, डी लिखेंगे, ठीक है, कॉमा देकर आई आया है, आई भी लिखेंगे, उसके बाद में वी, फिर से आई आया है, डबल, डबल लिखने की कोई जरूरत नहीं होती है सब, ठीक है, ओके। तो इस आई को नहीं लिखेंगे, एस को लिखेंगे, ठीक है, फिर से आया है, आई को नहीं लिखेंगे, ओ को लिखेंगे, ओके, और फिर लिखेंगे हम एन को। ये हुआ लिस्टिंग मेथड से कंप्लीट। डिवीजन, इस वर्ड में से जो लेटर्स है वो सारे के सारे यहां पर आपको लिखना है, लेकिन ध्यान में रखना कि कोई भी लेटर 2 टाइम्स नहीं आना चाहिए, ठीक है, ओके।
अब इसी को क्या करना है, हमें रूल मेथड से लिखना है। रूल मेथड, देखो रूल मेथड, ओके। फिर से वही नाम देंगे सी, और क्या लिखेंगे, अभी सारे एलिमेंट्स की जगह हम लिखेंगे एक्स। ध्यान में रखना, रूल मेथड में एक्चुअल एलिमेंट्स नहीं लिखने पड़ते, हमें क्या करना पड़ता है, वो सारे एलिमेंट्स की जगह वेरिएबल लिखना पड़ता है, ओके। और सच दैट का लाइक, और इस एक्स को अब डिस्क्राइब करना पड़ता है कि ये सारे एलिमेंट्स कौन से, ये सारे एलिमेंट्स है लेटर्स। देखो DIVSON, ये क्या है, लेटर्स। लेकिन कौन से वर्ड के लेटर्स है, डिवीजन। तो यहां पर लिखना पड़ेगा एक्स इज अ लेटर ऑफ वर्ड, कौन सा वर्ड, देखो डिवीजन, ओके। और आपके समझ में इस तरह से कर्ली ब्रैकेट क्लोज। ये हुआ लिस्टिंग मेथड में और ये हुआ रूल मेथड में, ठीक है। और एक एग्जांपल लेते हैं हम, आपके और जल्दी समझ में आ जाएगा। देखो फोर्थ एग्जांपल, लास्ट, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स, ठीक है, इवन नेचुरल नंबर्स, ओके। चलो बताइए मुझे, अभी आंसर में सबसे पहले हम लिखेंगे लिस्टिंग मेथड में, लिस्टिंग मेथड, ओके। लिस्टिंग मेथड, बताइए, मैं नाम देता हूं इसे डी, कोई भी नाम दे सकते हैं, ओके। अब इवन नेचुरल नंबर एक्चुअल लिखना है, क्योंकि लिस्टिंग मेथड में एक्चुअल एलिमेंट्स आते हैं, एक्स वाई जेड ऐसा कुछ लेने की जरूरत नहीं है, एलिमेंट्स लिखने पड़ते हैं। उस कलेक्शन में जो एलिमेंट्स आएंगे वो आपको लिखने पड़ते हैं लिस्टिंग मेथड में, है ना। तो बताइए इवन नेचुरल नंबर कौन से हो सकते हैं, इवन नेचुरल नंबर मतलब 2, है ना, बराबर है 4, देन 6, 8, है ना। इवन नंबर, इवन नंबर मतलब कौन से होते हैं, जो 2 से डिवाइड होते हैं। ये सारे के सारे नंबर्स 2 से डिवाइड हो गए, उसे हम कहेंगे इवन नंबर। तो इवन नेचुरल नंबर लिखना है, 8, 10, 12, बहुत सारे इवन नंबर्स है, तो ये इनफाइनाइट है, इस तरह से, ओके। और इससे ही अब क्या करना है, हमें रूल मेथड में लिखना है, रूल मेथड, ओके, रूल मेथड। अब रूल मेथड में कैसे लिखेंगे, देखो d इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में इस सारे एलिमेंट्स की जगह क्या लिखना है, x, ओके। बहुत सिंपल होता है रूल मेथड भी, सारे एलिमेंट्स की जगह हमें लिखना पड़ता है x, और सच दैट के बाद में इस x को डिस्क्राइब करना पड़ता है कि x मतलब ये सारे एलिमेंट्स कौन से हैं, तो ये सारे एलिमेंट्स कौन से, इवन नंबर से। तो यहां पर वैसे स्टेटमेंट लिखना पड़ता है, x इज एन इवन नंबर, बराबर है, या फिर इवन नेचुरल नंबर, बस हो गया, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। आ रहा समझ में आपके। तो इस तरह से आपको लिस्टिंग मेथड और रूल मेथड अच्छे से समझना है, क्योंकि इस लेसन में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस, कि आपको रूल मेथड में क्वेश्चन दिया होता है, सबसे पहले आपको लिस्टिंग मेथड में कन्वर्ट करने के बाद में ही क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है, समझो, ठीक है। तो ये सारा का सारा बेसिक आपको ध्यान में रखना है, जो प्रैक्टिस सेट 1.1 के पहले का है, समझो, है ना। और नेक्स्ट वीडियो क्लास में हम क्या करेंगे, फर्स्ट प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे, प्रैक्टिस सेट 1.1, ओके। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नेक्स्ट वीडियो क्लास में मिलते हैं।